यस प्लीज। क्या हाल है बच्चों? तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो मुझसे कर रहे हो, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम लोगों ने अभी कितने यूनिट्स कर लिए हैं? कौन कौन से? यूनिट नंबर 1 सर हमारा हो चुका है, यूनिट नंबर 2 सर वो भी हमारा हो चुका है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो कर दें स्टार्ट इस यूनिट को। बहुत अच्छा यूनिट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा मेरे यूनिट है, यूनिट का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सबके सब, और ध्यान कुछ इस तरीके से करना है कि आपको क्लास मेरी जो है अच्छे से समझ में आए। एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, तो यूनिट नंबर 3 हम लोगों ने शुरू किया जस्ट अभी। और इस यूनिट के अंदर मुझे आप लोगों से शेयर करनी है कुछ बातें शुरुआत करने के लिए, एंड देन हम लोग जो है पहुंचेंगे आगे इस यूनिट के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनना। ये जो यूनिट है इसका नाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और एक दूसरा पार्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ने के बाद कुछ बातें जो है वो हमें अंडरस्टैंड में आ चुकी हैं। जैसे कि यूनिट 1 जब मैंने बताया तो आपको मैंने गुड्स का डेफिनेशन बताया था। किस चीज का? गुड्स का डेफिनेशन। क्या आप सभी को गुड्स के डेफिनेशन में कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स का डेफिनेशन करने के बाद मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या बताया था? व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। यही था। तो वहां एक बात थी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप बना रहे हो तो वहां पर सेलर की तरफ से बायर के पास जो है वो ट्रांसफर होगा क्या? बोलो। जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टोटली 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 डिपेंड अपॉन होता है ओनरशिप के ऊपर। अच्छा, ओनरशिप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ओनरशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ओनरशिप इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुड्स से रिलेटेड जो है रिस्क, गुड्स से रिलेटेड जो रिस्क है वो बंदा कौन बियर करेगा, ये डिपेंड करता है कि उस गुड्स की ओनरशिप किसके पास है। मैं आपको बताया, अब जैसे मेरा लैपटॉप है वो मुझसे गिर जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप में से कोई होगा? मैं ही होऊंगा ना। या आपका कुछ खुद का फोन चोरी हो जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं या आप लोग जिम्मेदार होंगे। तो अल्टीमेटली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करता है कि भाई गुड्स की ओनरशिप किसके पास है। तो ओनरशिप किसके पास है का मतलब सेल हो रही है तो फिर सेल में सेलर से बायर के पास ओनरशिप कब जाएगी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। बोलो हाँ या ना। सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर के पास से बायर के पास ओनरशिप कब जाएगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा पॉइंट डिलीवरी ऑफ गुड्स का है कि चलो जी ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, अब गुड्स की डिलीवरी हम लोग कब करेंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स होता क्या है? आपको यूनिट 1 में समझाया हुआ, 3 टाइप की डिलीवरी होती है। एक एक्चुअल, एक सिंबॉलिक और एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो जी इस क्लास की फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। क्या पॉइंट है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। बेटा प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? लॉ की लैंग्वेज में बता रखा है, ओनरशिप। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपसे बात कर रहा है
कि भाई गुड्स की हम ओनरशिप जो है वो कब ट्रांसफर करेंगे। असल में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सेलर और बायर जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहां पर मेन एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है कि कब हम उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। देखो लिखा भी है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ट्रांसफर ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी इन द गुड्स। प्रॉपर्टी मतलब आप सभी जानते हो ओनरशिप, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। फ्रॉम सेलर टू हुम, बायर। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड नॉट पोजीशन ऑफ गुड्स। हम यह गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर क्या ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, गुड्स की ओनरशिप। एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो ट्रांसफर। असल में ओनरशिप ट्रांसफर करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनरशिप ट्रांसफर करने का यही है कि एक बार ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गई तो उस गुड्स का जो रिस्क है वो भी किसके पास पहुंचे जाएगा, बायर के पास। और असल में रिस्क पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। क्लियर है। तो यहां पर नोट मैंने एक लिखा हुआ है, द रिस्क ऑफ लॉस लाइज विद द ओनर वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और एंड वेदर प्राइस हैज बीन पेड और नॉट। इतने दिनों से पढ़ रहे हो आप लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इतने दिन मतलब कुछ क्लासेस हो गई है, तो इन कुछ क्लासेस में आपको एक्सप्रेसली कई बार बताया हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब रखता है जब आप इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करते हो। यहाँ पर प्राइस कब पे हुआ है या गुड्स की डिलीवरी कब की गई है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जनरली इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, जनरली इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। ऑल वेल, हेलो हेलो हेलो। तो जनरली इसके ऊपर फोकस हम नहीं करते। क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब अगला पॉइंट ये कहता है डिफॉल्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज। एक छोटा सा पॉइंट है, अभी जो मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, क्या इसमें कोई दिक्कत। मैंने आपसे क्या बोला कि मेन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ओनरशिप ट्रांसफर करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन एलिमेंट ओनरशिप ट्रांसफर करना है। हेलो हेलो। हाँ, तो ऊपर चले जाओ, मैं क्लास में, हाँ ठीक है मैं क्लास में हूँ। है ना आपको, एक एक ले, एक है एक, वो मेरी बात हो गई है तो वो वाला ले जा। हाँ ठीक है। जो स्टिकर उसने भेजा वही है, मैं बेटा क्लास ले रहा हूँ अभी। ठीक है। तो अगला पॉइंट है मेरा डिफॉल्ट बाय वन ऑफ द पार्टी। अगर एक सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर, इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर कोई पार्टी आपस में डिफॉल्ट करे, कोई पार्टी आपस में डिफॉल्ट करे, मतलब कि गुड्स की डिलीवरी जो है वो डिले हो गई बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टी, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, तो बताओ रिस्क कौन बियर करेगा, कौन बियर करेगा। अब यहाँ ओनर वोनर नहीं है, यहाँ पर डिफॉल्टिंग पार्टी कौन। इफ डिलीवरी हैज बीन डिले बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ ईदर द बायर और सेलर, देन द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ पार्टी एट फॉल्ट। आ गया समझ में। तो अगर कोई डिफॉल्ट किया गया है तो फिर जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया वो पार्टी विल बी लाइबल, अगर डिलीवरी डिले हो गई है तो, गुड्स की डिलीवरी। बात समझ में आई। दो पॉइंट हुए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शुरुआत के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, यहां से आपकी इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो जाती है। टॉपिक का नाम है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। बेटा पासिंग का मतलब क्या होता है, पासिंग मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी।
चलो जी, आप सभी से कुछ बातें करते हैं। बेटे, गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक मिनट, जिससे पूछा ना वो बताएगा। हाँ। नहीं नहीं, गुड्स होते हैं 3 टाइप के। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। यहां तक ओके? अच्छा, एक बात बताओ। एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त मैं एग्जिस्टिंग गुड्स की दे सकता हूं बायर को, फ्यूचर गुड्स की दे सकता हूं, या कंटिंजेंट गुड्स की दे सकता हूं? सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स की, क्योंकि फ्यूचर गुड्स तो अभी है ही नहीं। और कंटिंजेंट भी एक तरीके का फ्यूचर ही गुड्स होता है, अनसर्टेन इवेंट। तो ओनरशिप में ट्रांसफर सिर्फ कौन से गुड्स की कर सकता हूँ? तो इस यूनिट में सिर्फ एक ही गुड्स की बात होगी, किसकी? एग्जिस्टिंग गुड्स की। पहली बात समझ में आई? लॉजिक के साथ बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, अब बता, एग्जिस्टिंग गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 3। एक मिनट, इसको बोलने दो। एक बता दे कोई। दूसरा बोल बेटे पीछे। अनसर्टेन, इधर आइए थोड़ा थप्पड़ खाने। अनएसर्टेन वो तीसरा होता है, दूसरा एसर्टेन, है ना? तो एग्जिस्टिंग गुड्स 3 टाइप के होते हैं। एक एग्जिस्टिंग गुड्स है मेरा कौन सा? स्पेसिफिक गुड्स। एक एसर्टेन गुड्स और एक अनएसर्टेन। अच्छा बोला, ट्राई करना चाहिए, बोलना चाहिए क्लास के अंदर। थोड़े शब्द ऊपर नीचे होंगे, चलेगा, कोई बात नहीं, बट आपकी ये झिझक निकलनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राई किया करो, अगर मैं कभी कुछ पूछूं तो पार्टिसिपेट करो। बोलो, गलत भी बोल सकते हो, अगर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी पता है तो वो बोलो। तो इससे एक अंदाजा लग जाएगा हम कितने गहरे कुएं में। और बिल्कुल ही ना बोले क्लास में ये सोच के कि वो क्या सोच रही है, तो वो भी यही सोच रही है कि तू क्या सोच रहा है। समझ गए? ऑल वेल। टॉपिक का नाम है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब ये क्लैरिटी हमारे माइंड में आ चुकी है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब जो ओनरशिप है, वो ट्रांसफर जो है वो तभी हो सकती है जब गुड्स कौन सा हो। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 तरीकों के होते हैं, 3 नाम होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है मेरा एज सर्टेन, और एक मेरा क्या होता है? अनसर्टेन गुड्स। एक मेरा स्पेसिफिक है, एक एज सर्टेन है, एक मेरा अनसर्टेन है। यहां तक ओके? क्लियर है भाई? बोलो। तो फिर अब ओनरशिप ट्रांसफर करते वक्त हमें चेक करना है हमारा गुड्स एसर्टेन है, अनसर्टेन है या स्पेसिफिक है। एक और क्वेश्चन, क्या अनएसर्टेन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? लॉजिकल बात करो ना, लॉ में क्या लिखा है छोड़ो, बोलो। क्या ऐसा गुड्स जो अभी अनएसर्टेन है, मैं उसकी ओनरशिप आपको दे सकता हूं? मैं अनएसर्टेन गुड्स की ओनरशिप आपको कब दे सकता हूं? जब वो गुड्स पहले क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक या ऑल वेल। तो सुनना, इसको भी, एग्जिस्टिंग गुड्स को भी डिवाइड किया। मैंने पहले बताया अगर गुड्स आपका स्पेसिफिक और एसर्टेन होगा तो प्रॉपर्टी, तो ओनरशिप जो है बायर के पास कब ट्रांसफर होगी। तो देखो जी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर गुड्स स्पेसिफिक है या एज सर्टेन है, स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? जो आइडेंटिफाइड होते हैं। एक होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और एक क्या होता है? आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ओनरशिप जो है तब ट्रांसफर होगी जब पहली बात ये कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है, सेलर और बायर के बीच में क्या बात हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। ऑल वेल। या पार्टीज के बीच में कंडक्ट क्या हुआ है? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज मतलब मैं तेरे पास लगभग 4 साल से सामान लेने आ रहा हूं, और हर बार ओनरशिप जो है तू जब माल की डिलीवरी करता है उस समय पर मेरे को देता है, ये पहले से ही तय है, पहले से ही हो रहा है, ये कंडक्ट चलता आ रहा है। तो फिर ओनरशिप अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। या सरकमस्टांसेस ऑफ द केस, कभी कभी केस के सरकमस्टांसेस से भी
आज जो है वो चेक किया जाएगा कि ओनरशिप अब कब ट्रांसफर करे, लेकिन कभी भी सेलर बायर को किसी भी गुड्स की ओनरशिप, गुड्स मतलब स्पेसिफिक या एसर्टेन गुड्स, उसकी ओनरशिप तभी दे पाएगा जब वो गुड्स कौन से स्टेट में होगा, डिलीवरेबल स्टेट। तो मेरे बच्चे ये डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट डज दैट मीन? तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है वो गुड्स जो अब ले जाने लायक हो चुका है। चलो एग्जांपल देता हूं, आप लैपटॉप परचेज करने गए हो, तो वो लैपटॉप परचेज करने आप गए तो वो लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में कब आता है? जब आप उसको पेमेंट करते हो वो आपको तुरंत लैपटॉप दे देगा। यस, हाँ या ना? कोई ऐड ऑन करना चाहता है? वो लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में तब आता है जब सेलर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड इंस्टॉल कर दे। नहीं समझे? क्या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज या सेल से पहले डाउनलोडेड होता है? नए लैपटॉप की बात कर रहा हूं, नहीं ना। जब आप बाय कर लेते हो तो आपके नाम से सारी विंडोज वगैरह जो है वो सिस्टम इंस्टॉल करके शॉप वाला देता है। बोलो हाँ या ना? तो लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में कब हुआ? जब उसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। बोलो हाँ या ना? अगर आप 2 किलो चीनी लेने गए तो वो 2 किलो चीनी की ओनरशिप आपको कब ट्रांसफर की जाएगी? वो ऐसे चीनी देगा, ऐसे उठाएगा, बोलेगा कैच, और आप भी कैच करोगे। बोलो हाँ या ना? कैसे होगी? जब वो उस चीनी को एक पॉलीथीन बैग में या जो भी पैकेट बैग होता है उसके अंदर डालेगा, तोलेगा, 2-4 बार कम ज्यादा करेगा, बनिया यही करता है ना, और फिर ऐसे उठा के आपको दे देगा। बोलो हाँ या ना? उसको कहते हैं डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट मतलब एक गुड्स जिसको बायर को देने की कंडीशन में लाना होता है। जैसे ही कपड़ा खरीद रहे हो तो मीटर के हिसाब से लेते हो, कई चीजें जो है वो तोल के लेने वाली होती है, तो पहले वजन करो, तो जब वजन कर लिया तब वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा। तुमने केक लिया तो केक को वो पैक वैक करके देंगे या ऐसे दे देते हैं? केक बनती है, लो हाथ जल्दी करो, गर्म है, पैक करके देते हैं ना। या तुम किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हो, पैक करके देते हो या ऐसी? ऑल वेल, कुछ आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो उसको कहते हैं डिलीवरेबल स्टेट। तो कभी भी गुड्स की ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब वो गुड्स सेलर बायर के लिए कौन से स्टेट में डाल देता है? डिलीवरेबल स्टेट में डाल देता है। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो, अब मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, इस यूनिट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स में सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो कि सेलर से किसके पास जा रही है? बायर के पास जा रही है। ऑल वेल, यहां पर गुड्स की पोजीशन बिल्कुल मैटर नहीं कर रही है। यहां पर पेमेंट ऑफ प्राइस क्या कब हो रहा है वो मैटर नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं गुड्स की ओनरशिप की। क्लियर है? अगर ओनरशिप ट्रांसफर करते वक्त, डिलीवरी देते वक्त कोई डिले हो जाता है किसी पार्टी के डिफॉल्ट से, तो लाइबल कौन होगा? जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया। फिर बात होती है मेरी पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की। तो अगर गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन है तो गुड्स की ओनरशिप जो है वो कब ट्रांसफर होगी? जब सेलर बायर को, पहली बात, ओनरशिप ट्रांसफर तब होती है जब टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज हो, या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हो, और गुड्स कौन से स्टेट में हो जाए? डिलीवरेबल स्टेट। क्या कभी अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? सर, अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब पहले उसको क्या कर ले? एसर्टेन कर ले और डिलीवरेबल स्टेट में डाल दे, तभी होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहली बात, अगर गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन है, then the property in them is transferred to buyer at such time as the party to contract intend to be transfer। उस समय ट्रांसफर करेंगे जब दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ने आपस में क्या किया हो? डिस्कशन किया हो। तो फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, ये आपको 3 पॉइंट याद रखने।
कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिखा होगा डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज में लिखा होगा और सर्कमस्टांसेस विद द केस में लिखा होगा। और ओनरशिप तभी ट्रांसफर करेंगे जब सेलर गुड्स को कौन से स्टेट में डाल देगा। चलो बताओ। ओके, यस सर। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस का मतलब होता है अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप ऐसा सामान खरीदते हो जहां पर आपको ओनरशिप कुछ इवेंट के पूरे होने पर ट्रांसफर की जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। जैसे कि आप गए एक शॉप के पास, आपने कहा कि मेरे को एक एयर कंडीशन चाहिए, लेकिन एयर कंडीशन इसी शर्त पे लूंगा कि आप उस एयर कंडीशन को इंस्टॉल करोगे, मेरे यहाँ पर डिलीवर्ड करोगे, प्लस डिलीवर्ड करने के बाद इंस्टॉलेशन भी आप ही करोगे। तो ये सरकमस्टांसेस हो गई। तो यहाँ पर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगा? जब वो इंस्टॉल हो जाएगा। और आपकी कंडीशन ये है कि भाई तभी वो मैं लूंगा वरना नहीं लूंगा, तब ओनरशिप भी तब ट्रांसफर करेगा वो बंदा। ये सरकमस्टांसेस है, ये सिचुएशंस है। तो ये कुछ भी हो सकता है, सेलर और बायर के बीच में आपस में वो कुछ भी एग्रीड कर सकते हैं। बोलो आ गया जी? ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है सर ये डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब भी मैंने बता दिया। इट मींस द सेलर हैज डन एवरीथिंग फॉर विच ही इज लाइबल। सेलर हर वो काम कर रहा है जिसके लिए वो क्या है, लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बल्क। गुड्स को आइडेंटिफाई और सेपरेट कर रहे हैं कहां से? बल्क से। वेट मेजरमेंट, वजन वाला गुड्स है तो वजन किया जा रहा है। पैकिंग ऑफ गुड्स किया जा रहा है कि गुड्स को पैक कर लेते हैं। एंड बायर अब उस गुड्स को लेने से मना नहीं कर सकता। जैसे आपने 2 बर्गर पैक करवा लिए, आप ही के सामने उसने फ्राई करे, वो रेडी वाले नहीं देते गुप्ता बर्गर, वैसे देते ना, वो पहले टिक्की को डालेंगे कढ़ाई में, गरम कर दिए, फिर वो बर्गर को कढ़ाई में डाल देंगे, फिर निकालेंगे, फिर ऐसे ऐसे काटेंगे, फिर मसाला डालेंगे, देख गले से पानी उतर रहा है, ठीक है। और फिर उसके उसके बाद खीरा डालेंगे, अगर कोई अनियन खाता तो अनियन डालेंगे, एक पनीर को टच करा देंगे, ठीक है, चल हो गया इतना। और थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे, चटनी डाल देंगे, और वो भूसा सा डाल देंगे, बंद क्या होता है, पत्ता गोभी टाइप। और आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप की भी आ रही है जिससे आपकी हेल्थ और खराब होती है, वो मलाई वलाई सी नहीं होती, मेयोनीज वेयोनीज और तंदूरी सॉस टाइप, वो सब डाल देंगे और ऊपर से बर्गर ऐसा मार देंगे, और फिर उठा के चटनी डाल के आपको देंगे, फिर आप बोलो नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, तो वो बर्गर साइड में रखेगा, खोलेगा और बोलेगा इधर मुंह लगियो धूम। अगले, ये डिलीवरेबल स्टेट में आ चुका है। कुछ आया समझ में? अब आपको लेना पड़ेगा। मत लो कोई बात नहीं, पेमेंट कर जाओ जरा, है ना, 40 रुपए दो और जाओ आप, गरीब को खिला देंगे हम। फिर याद आया गरीब तो मैं ही हूँ, मैं ही खा लेता हूँ। ओके। तो फिर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बेटा, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो किस चीज की करोगे? पहला तो आपका गुड्स कौन सा होना चाहिए? स्पेसिफिक और एसर्टेन। और आपका वही गुड्स कौन से स्टेट में आना चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट। तो तभी आपकी गुड्स की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होगी। ये 2 पॉइंट जो है इसके साथ में कनेक्ट होते हैं, स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स, और गुड्स आपका कौन सा स्टेट में आना चाहिए। ऑल वेल। अब मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा, आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है, तीनों स्टेजेस को आप ध्यान से समझना। 3 स्टेजेस हैं स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स की, और मैंने यहां पर तीनों स्टेज के आपका एग्जाम्पल दे रखे हैं। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है जब भी एक बायर सेलर के पास सामान खरीदने जा रहा है, तो वो सामान की सिचुएशन के हिसाब से गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट डिपेंड होता है कि वो सामान किस कैटेगरी का है, किस तरीके का है। 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, तीनों एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, एंड देन मैं फिर आपको नोट्स के अंदर लेकर जाऊंगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? 3 एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू।
आप में से कोई कभी टेलीविजन खरीदने गया? टीवी, टीवी गया बेटे सार्थक? कब गया था? 4 साल? कितनी एज थी तेरी उस टाइम? 12 साल का था। तो तू मम्मी पापा के साथ गया होगा, अच्छा लगता है ना कैसे ऐसे कहीं कुछ खरीदने वरीदने जाते हैं तो एक्साइटमेंट हो जाती है, मुझे तो बहुत होती है ना? कई छोटी छोटी चीजें भी लेने जाओ, जैसे मेरे को घर का सामान लेने डी मार्ट जाना बड़ा पसंद है, जो कि मुझे पता है वहां मेरे 2000 3000 एक्स्ट्रा ही लगेंगे, क्योंकि डी मार्ट में है तो ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, है? तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे बच्चे जाते हैं। मैं मेरी बेटी को ले जाता हूँ, वहां वो चिल्लाती है, खूब घूमती है, पैदल वैदल, किसी का भी कुछ भी छीन लेती है, बड़ा मजा आता है मुझे देख के। तो तू गया था मम्मी पापा के साथ में, तो जब तूने टेलीविजन मम्मी पापा ने लिया, तो टीवी जो है कुछ करना होता है कि टीवी में टीवी आया, बस लगा दी, जरूरी नहीं है यहाँ लगाना है, नीचे रख दो। क्या करना होता है टीवी में? कुछ करना होता है? मैंने बोला मुझे वीडियोकॉन का टीवी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है सर, पेमेंट इतनी 15,000 का है। मैंने पेमेंट दी और उठा के टीवी ले लिया। टीवी ऑलरेडी वो बॉक्स में पैक होता है, सबको पता है। टीवी ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं है, या कुछ और करने की आवश्यकता है कुछ आवश्यकता, कुछ करने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। ओके, अगली बात सुनना बहुत ध्यान से। मान लो मैं एक लैपटॉप परचेज करने गया हूं। लैपटॉप कब देखो, टीवी डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगा? इमीडिएटली। स्पेसिफिक गुड्स है, मैंने वीडियो कौन बोला? स्पेसिफिक है ना? मैंने बोला वीडियो कौन टीवी 15,000 दिए, उसने टीवी जो है वो मेरी कार के पीछे वाली उसमें डाल दिया। आधे से ज्यादा लोग टीवी वैसे ही लाते। 2 लोग जाएंगे, आगे बैठे होंगे और पीछे वाली सीट पर ऐसे टेढ़ा करके ऐसे करके टीवी रख दिया जाएगा, लो जी बाय। ठीक है? अब मान लो आप लैपटॉप परचेज करने गए, तो आप सेलर के पास गए, आपने लैपटॉप परचेज किया, बताओ लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगा? जब उसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो शॉप वाला डाल दे। और आपने बात करी मुझे लैपटॉप खरीदना है, आपने पेमेंट करी, उसने आपको लैपटॉप दे दिया और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला, क्या करोगे? ले आओगे घर पे लैपटॉप कि यूट्यूब से सीख के डाल दूंगा? ले आओगे क्या? नहीं। अरे भैया डाल के दो, आपका काम है ये। नहीं डाल रहे, नहीं ले रहा, जा रहा हूं मैं वापस। तो यहाँ कोई बायर ने ब्रीच किया नहीं है, बल्कि यहाँ तो सेलर गलत है। बोलो ओके। एक और एग्जांपल, मान लो हमारे इस एरिया में जो है वो सुमित सर ने सोचा कि कारपेट बिछाएंगे। क्या बिछाएंगे? कारपेट। ठीक है? अब कितना कारपेट लगेगा ये सब क्या सुमित सर को आइडिया होगा? एक मोटा मोटा आइडिया होता है, वैसे एग्जैक्टली फिगर तो नहीं बता सकते, हमारा ये काम ही नहीं है। तो सर किसी कारपेट डीलर के पास गए और उससे बोला कि भाई मेरे यहाँ कारपेट लगा दो। तो कितना खर्चा आएगा? वो कह रहा सर पहले लगाऊंगा फिर चेक करूंगा। अब वो कारपेट लेकर आया, तो बताओ वो कारपेट ले आया है तो डिलीवरेबल स्टेट में होगा, या जब उसने पूरा लगा वगा दिया तब डिलीवरेबल स्टेट में होगा? जब लगा दिया है तब डिलीवरेबल स्टेट में हुआ है। और ओनरशिप हमेशा कब ट्रांसफर होती है? डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद या पहले? बाद में। यानी कि वो कारपेट वाला कारपेट लाया सेलर के प्लेस पर और उसका कारपेट चोरी हो गया। सेलर ने नहीं किया, चोरी हो गया, कौन जिम्मेदार? आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो रिस्क जो है वो डिलीवरेबल स्टेट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब देखना यहां पर 3 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा, तीनों एग्जाम्पल के बारे में एक एक करके। सबसे पहला, अगर गुड्स मेरा स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स है, तो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होगा या टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट? टू बी मतलब बाद में डिलीवरेबल स्टेट में लाएंगे। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप में विंडोज तभी डालेगा जब आप उसको परचेज करोगे। या इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज एसर्टेन द प्राइस। जैसे कारपेट है, कारपेट डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगा?
जब सेलर लगा लोगो देगा, लगा के बताएगा सर यहां से इतना मीटर, वहां से उतना मीटर, यहां से इतना मीटर, मल्टीप्लाई 45, आपके बन गए 2860। अच्छा चल भाई ठीक है, क्लियर है। एक एक करके पढ़ रहा हूं। पहला वाला स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, कहता वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज। जब एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी स्पेसिफिक गुड्स का है जो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है, तो प्रॉपर्टी मान लेंगे ट्रांसफर कब होगी, जब क्या बना था, कॉन्ट्रैक्ट बना था। क्यों? क्योंकि गुड्स कौन सी पोजीशन में, डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालने की आवश्यकता नहीं है, और स्पेसिफिक तो वो पहले से ही है। बोलो ओके। क्वेश्चन यहां ये है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी। तो अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ऑलरेडी है, जैसे वीडियोकॉन का टीवी, तो ओनरशिप तब ट्रांसफर मानी जाएगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनते ही आप अपना सामान उठाकर ले जाओगे। बोलो ओके। अगला कहता है स्पेसिफिक गुड्स टू बी इन व्हाट, डिलीवरेबल स्टेट। एक स्पेसिफिक गुड्स जो कि आएगा डिलीवरेबल स्टेट में, अभी आया नहीं है, तो कब आएगा, जब तुम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे, तब फिर सेलर उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का प्रक्रिया, लाने का प्रोसेस चालू करेगा। यहां तक ठीक है। तो वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into deliverable state, the property does not pass until such thing is done and buyer has notice thereof। बोलो ओके। दोबारा पढ़ रहा हूं। अगर कोई ऐसे गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो स्पेसिफिक गुड्स है, लेकिन वहां पर सेलर की कुछ बाउंडेशन भी है उस गुड्स के लिए, जैसे सेलर लैपटॉप बेच रहा है, तो सेलर की बाउंडेशन क्या है, लैपटॉप बेचते वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का जो है वो जिम्मेदारी किसकी है, सेलर की है। तो टू डू समथिंग फॉर द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास। तो प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप तब तक पास नहीं होगी जब तक बायर के लिए सेलर वो वाला काम नहीं कर देगा और बायर को इस बात का नोटिस नहीं पहुंचा देगा। ऑल वेल है जी। बताओ, एग्जाम्पल है यहां पर, पीटर बाइज अ लैपटॉप एंड आस्क फॉर होम डिलीवरी। पीटर ने खरीदा क्या, एक लैपटॉप, एंड आस्क फॉर होम डिलीवरी। हाउ एवर लैपटॉप डज नॉट हैव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, तो सेलर प्रोमिसेस टू इंस्टॉल इट एंड कॉल पीटर बिफोर मेकिंग द डिलीवरी। सेलर ने क्या बोला कि देखो हाँ मैं डिलीवरी कर दूंगा। पहली बार डिलीवरी करने का प्रॉमिस सेलर ने किया। दूसरी बात वही कह रहा है पहले मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, आपको इन्फॉर्म करूंगा, फिर मैं आपके यहाँ डिलीवरी करूंगा। बात समझ में आ गई। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स नहीं है, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद डिलीवरेबल स्टेट में आएगा। बोलो आया ना। तो हेयर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ओनली व्हेन सेलर इंस्टॉल एंड इन्फॉर्म टू द, तो यहां प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, जब सेलर इंस्टॉल करेगा और इन्फॉर्म करेगा किसको, पीटर। बोलो जी ओके, कोई प्रॉब्लम जी। तीसरी बात, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज एसर्टेन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त प्राइस कितना है उसके बारे में पता ही नहीं है। अब मैंने कारपेट वाला एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है लेकिन प्राइस उसका क्या लगेगा इसके बारे में क्या पता है दोनों पार्टी को, सेलर को भी नहीं पता कि यहाँ कितना कारपेट लगेगा। चलो ये तो एरिया बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े एरियाज भी होते हैं, है ना। तो वो बहुत बड़े बड़े एरियाज में एक बार को कोई भी सेलर ऐसे इमीडिएटली आपको नहीं बताएगा। बोलो क्लियर है, बोलो। चलो, तो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू ascertain प्राइस,
तो यहाँ कहता है व्हेन सेलर इज बाउंड टू वेट और मेजर टेस्ट टू डू समथिंग अदर एक्ट और थिंग विद रेफरेंस टू गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एस्certaining द प्राइस, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच एक्ट और थिंग इज डन। तो प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगी जब तक वो एक्ट और वो थिंग जो है वो डन नहीं हो जाती, मतलब पूरा वो काम नहीं हो जाता। बोलो ओके, बोलो जी कोई दिक्कत। एग्जाम्पल, ए सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी विच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। टू बी लेड मतलब वो आगे बिछाएंगे भाई। द कारपेट वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रमाइसिस बट वॉट स्टोलन बिफोर इट कुड बी लेड। डिलीवर्ड भी हो गया लेकिन चोरी हो गया। इट वॉज हेल्ड दैट कारपेट वॉज नॉट इन एंड इट वॉज नॉट लेड, सेलर विल बी लाइबल। क्योंकि ये कारपेट में सिचुएशन ही ऐसी है कि भाई मैं लेड करूंगा उसके बाद ओनरशिप दूंगा, और लेड करने से पहले चोरी हो गया। आ गया समझ में? जैसे फ्लिपकार्ट से कोई सामान तुमने मंगाया तो वो सामान की ओनरशिप तुम्हारे पास कब आती है? जब ऑर्डर दे दो तब आती है, डिलीवरी पे। अब रास्ते में चोरी हो गया तो कौन बियर करेगा? तुम्हारे पैसे काटेंगे या उनके खुद के पैसे कटेंगे? बोलो ओके। बताओ जी, 3 पॉइंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत? ओके। तो गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट और गुड्स की ओनरशिप का ट्रांसफर होना, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई भी गुड्स की ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब पहली बात वो गुड्स स्पेसिफिक और क्या हो, एसर्टेन, और दूसरा वो गुड्स कौन से स्टेट में हो, डिलीवरेबल स्टेट। ऑलवेज सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है। आप देख रहे हो ये सर्कमस्टांसेस ही आ रही है जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, केस की सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि डिलीवरेबल स्टेट कब होना चाहिए। तो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अगर ऐसा है कि कारपेट पहले बिछाएंगे तब उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो पहले बिछाओ तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ऑल वेल जी, क्लियर है? एक कंसेप्ट और है, उसके बाद बहुत नॉर्मल पॉइंट्स चालू हो जाएंगे। थोड़ा टिपिकल पॉइंट है आज का जो आपने पढ़ा, लेकिन किस बच्चे को ऐसा है जो समझ नहीं आया? मैं 1 मिनट का समय देता हूं, मेरे को आप डाउट्स जो है अगर आपको कुछ है तो प्लीज मुझसे शेयर करो। बोलो ओके। सब कुछ समझ में आ चुका है? क्लियर है? अब एक टॉपिक आएगा आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अभी बन रहे हैं ना नए वाले, तो बनने चाहिए ना, क्या हो गया, कमी है इसमें? अब ये अपडेट रहना चाहिए ना। नया इस ये लिया है तो इस पे काम कर रहे हैं, फिर कुछ और ले लेंगे फिर उस पे करेंगे। कंसेप्ट ये है कि समझ में आना चाहिए। आ गया है पूरा? तो ये आपको नहीं चाहिए, पुराना ही चाहिए? ठीक है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय, लेकिन इसमें कुछ और एड ऑन भी मिलेगा, उससे फिर अगली बार बनेंगे। ये वाली मुझे याद है यार कि कल किसी के मैं बोला था क्वेश्चन ले लेना, किसी ने मैसेज ही नहीं किया मुझे, तुम्हें देख के याद आया। यार ये तो मैसेज ही नहीं आया इनका। अच्छा ठीक है, ऑल वेल ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स के अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन? यस प्लीज। देखो, लॉ के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एप्रोप्रिएशन। क्या होता है इसका मतलब? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मींस यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। आपने कभी कोई चीज परचेज करी है अपनी लाइफ में? करी है सर, क्या बात करूं। कोई टी शर्ट शर्ट खरीदने गया अभी कोई रिसेंट में? अरे बताओ ना यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार। गए हो, क्या खरीदा था, कब ली थी? 1 महीना, 1 महीना पहले शर्ट लेने गए थे, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने शर्ट कैसे ली है।
आप शर्ट की दुकान पे गए, थोड़ा थोड़ा याद है क्या बोला था आपने? उसने पूछा होगा कौन सी भैया, फॉर्मल, या उसकी दुकान ऐसी होगी फॉर्मल वाली, और कुछ ऐसी शर्ट होती है जो कैजुअली आप पहनते हो, कैजुअल, या गोवा वाली शर्ट दिखाएं, टाइप ऐसा होता है। उसने पूछा होगा, फिर आपने बोला होगा कैजुअल शर्ट दिखा दो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बंदा कैजुअल कपड़े भी पहनता है और अच्छा भी लगता है। स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं, उल्टी सीधी टी शर्ट्स पहन रहे हैं, नॉर्मल शर्ट्स अच्छे लगते हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो वही फिर प्रोफेशनल कपड़े पहनोगे। तो ठीक है जी। तो उसने बोला सर ये कौन से कलर में दिखा दूं? आपने कहा दिखाओ भैया फिर देखेंगे। यही होता है शर्ट में। तो उसने बहुत सारी शर्ट दिखा दी, फिर आपने कहा, "ये मजा नहीं आ रहा।" फिर वो गया दूसरी शर्ट लेकर आया, फिर आपने कहा, भैया वो वाली दिखाओ यार, वो सही है। फिर वो उसमें निकाल के लाया, तो आपका साइज 34 है, ये तो 32 है। अरे यार, भैया वो दिखाना। वो गया, उसने वो शर्ट निकाली, वो आपको पसंद आ गई। फिर आप उसको, अगर वहां जगह होती है चेक करके देखने की, तो गए, आपने चेक किया, भैया पसंद आए, कितने की है? भैया वो वैसे 1200 की है, आपके लिए 1100 की। तो भाई मैं तेरा दामाद लग रहा हूँ, मेरे लिए 1100 की, सही सही लगा ले भाई। चलो यार कोई बात नहीं, 1000 रुपये दे देना आप, ठीक है? नहीं भैया 800 रुपये दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं भैया ये तो मैं 850 का तो लेके आता हूँ, मैं कैसे दे दूंगा 800? 860 दे दो, ठीक है लास्ट। कोई नहीं भैया, दो यार, खत्म करो। पैक करके दे देता है ना, यही होता है कुछ। दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मीन्स ये एक बाइलेटरल प्रोसेस है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पूरा करने के लिए सेलर और बायर के बीच में जो जो वार्तालाप, जो जो एक्टिविटीज होती है, उस सब को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। आया कुछ समझ? रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुनना। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब ये एक बाइलेटरल प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पूरा करने के लिए, जो कि एक बंदा नहीं करता। सेलर और बायर दोनों मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पूरा करने के लिए जो जो एक्टिविटी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। आप कभी भी कोई सामान लेने जाते हो तो जनरली ऐसा ही होता है। टीवी भी खरीदने गए, पता नहीं है कौन सा खरीदना, अरे ये दिखाओ वो दिखाओ, अच्छा भैया वो वाला सही है, इसका रिमोट कैसा है? अरे बड़ा रिमोट है, हम नहीं लेंगे, छोटे वाले रिमोट का टीवी दिखाओ ना। ये इसका साउंड सिस्टम कैसा है? ठीक है, बड़ा दीवारों पे आ जाएगा, ये वो 40 बातें करते। वो भी आपकी हाँ में हाँ, ना में ना करता है, आप भी हाँ में हाँ, ना में ना करते हो, और एंड में परचेज कर लेते हो। तो जो कर रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए कर रहे थे, उसी को आप एप्रोप्रिएशन नाम देते हो। बोलो ओके। देखो लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? तो इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट इज ए बायलेटरल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? इफेक्टेड बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर एंड वाइज वर्सा। तो स्पेशल पॉइंट क्या है? इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, और ये हमेशा अनकंडीशनल होगा। दैट इज सेलर शुड नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अब सुन लो जरा, राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है। सेलर जब बायर को कोई सामान बेच रहा है, तो बेचते वक्त कोई कंडीशन लगा रहा है। सामान की डिलीवरी कर रहा है, बेच रहा है, तो मतलब डिस्पोज कर रहा है सेलर सामान किसको? बायर को। देना मतलब डिस्पोज करना। तो वहां पर सेलर अगर एक कंडीशन लगाता, मान लो ये कंडीशन है कि भाई देख सुन, सामान तेरे यहाँ कल शाम को पहुंच जाएगा, पेमेंट शाम को जो सामान लेकर जाए उसको दे देना, तभी सामान डिलीवर्ड होगा, वरना वापिस आ जाएगा। तो यहां सेलर ने कंडीशन लगाई है, यहां सेलर का, और ये अधिकार भी है डिस्पोजल ऑफ गुड्स का। बोलो सेलर का राइट बनता है नहीं बनता कि भाई मैं तुझे गुड्स दूंगा लेकिन तू मुझे पेमेंट देगा तभी मैं गुड्स की डिलीवरी करूंगा? बोलो आया ना? दिस इज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। तो सेलर अगर कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स नहीं लगा रहा, तो समझ लो एप्रोप्रिएशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। बोलो ओके। लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल लगा दिया तो अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ ही नहीं। वो कब पूरा होगा?
जब सेलर के द्वारा लगाई गई कंडीशन फुलफिल कर लेते हो आप। बोलो ओके, आ रहा समझ में? रिपीट कर रहा हूं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स। एप्रोप्रिएशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंप्लीट करने के लिए। इट इज ए बायलैटरल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? इफेक्टेड बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर एंड वाइज वर्सा। और इसके कुछ स्पेशल पॉइंट क्या है? इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, दैट इज सेलर शुड नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व नहीं कर सकता। चलो जी, बताओ कोई दिक्कत? बोलो बेटा, ऑल वेल है? ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, एक प्रश्न है आपसे। आपने कभी सुना है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और क्लैरिफाई कर देता हूं सभी बच्चों के लिए। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, देखो लिखा है गुड्स बेचा है अप्रूवल बेसिस पर। जैसे ही क्या हुआ कि मैं अपना ये फोन जो है वो सेल करना चाहता हूं। बेटा तेरा नाम क्या है दोस्त? मयंक। मयंक से बोल रहा हूँ। तो मयंक के पास मैं गया, मैंने कहा मयंक यार मेरा फोन मैं बेचना चाहता हूँ, क्या तू खरीदेगा मेरा फोन? सुन तो ले बेटा, एग्जाम्पल कैसे पूरा होगा। कह रहा नहीं खरीदूंगा। तो मैंने कहा मयंक यार मेरा फोन खरीद ले। तो मयंक कहता है कि ठीक है सर मैं ये फोन खरीद लूंगा, लेकिन पहले मैं इसको 3 दिन चलाकर देखूंगा। कितने दिन? अगर ये 3 दिन ठीक चला तो फोन खरीद लूंगा, नहीं ठीक चला तो नहीं खरीदूंगा। मैंने कहा डन। तो ये गुड्स मैंने बेचा है मयंक को, लेकिन अप्रूवल बेसिस पर बेचा। ये 3 दिन में मुझे क्या देगा? अप्रूवल देगा। तो ऐसे सिचुएशन में ओनरशिप सेलर से बायर के पास कब ट्रांसफर होगी? तो ऐसे सिचुएशन में ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होगी तब जब खुद मयंक मुझे मान लो 2 दिन बाद ही शाम को फोन कर देता है कि सर फोन अच्छा है, मुझे पसंद आ गया, मैं ले रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, 5 दिन हो गए मयंक का कोई कॉल ही नहीं आया, तो मैं क्या समझू? बिक गया। या तीसरी बात, मयंक के हाथ से मेरा वो फोन टूट गया, मयंक का कहीं फोन चोरी हो गया, या फोन के अंदर कोई मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा था, वो बॉल जो है वो फोन पे आके लगी, ब्लास्ट तो नहीं हुआ, टूट गया। ये अभी 1 हफ्ते पहले एक दूसरे बैच में बच्चा है, उसने आईफोन लिया था बड़ी जिद करके मम्मी पापा से। तो 3-4 महीने में लगा पड़ा था, तो पापा ने उसके आईफोन दिला दिया। आई थिंक 15 दिलाया था, 15 या 16 में से कोई था, अभी टॉप वाला ही जो भी है। तो जिद करके जो है दिला दिया, आ गया वो। तो वो क्रिकेट खेलता है, लेदर की बॉल से क्रिकेट खेल रहा था, फोन जेब में था। बॉल आगे, बॉल पूरी लेदर की बॉल लगी, धाम आगे, पूरा फोन चकनाचूर। तो नोकिया के पुराने फोन नहीं होते कीपैड वाले, वो लेकर आया क्लास में। और मुझे पता था उसने आईफोन लिया है, मुझे नहीं पता उसका फोन टूट गया। तो मैं कोई एग्जांपल दे रहा था, मैं कहा बेटे ला फोन लिया अपना। अब वो निकाले ही ना जेब से। मैं कहा लिया ना, कोई बात नहीं, इज्जत ही बनेगी तेरी, ले आ। तो फिर बंदे ने नोकिया का फोन दिया। मैंने कहा भाई ये क्या है? कह रहा सर ये तो केस हो गया मेरे साथ बहुत भयंकर। अब पापा ने बोला कि तेरे को 2 साल यही फोन चलाना है। मैं कहा भाई अब सही कह रहे हैं पापा। गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि वो तेरे को दोबारा तो आईफोन 16 नहीं दिलाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना। तो मयंक के पास जो फोन दिया था, वो फोन जो है वो डैमेज हो गया। तो अब ओनरशिप में मान लूंगा ट्रांसफर होगी। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अगर किया है हमने, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी माना जाएगा?
तो when ownership is transferred in case of goods sold on approval basis, point number A, when the buyer intimate his acceptance to the seller, when the buyer fails to return the goods within fixed time या within reasonable time, या C point, when the buyer does something which is equal to acceptance of goods like putting scratch over the goods. आगे समझ में बोलो। तो हमने अभी तक 5 टॉपिक्स पढ़े हैं, एक बार पांचों को रिवाइज कराऊंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। क्या टॉपिक है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। तो मैंने आपको बताया जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर टू। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड नॉट कस्टडी ऑफ द गुड्स। अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है गुड्स की डिलीवरी करने में, चाहे वो डिफॉल्टर सेलर हो, चाहे वो डिफॉल्टर, लाइबल कौन होगा? डिफॉल्टिंग पार्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का रूल क्या कहता है? तो अगर गुड्स स्पेसिफिक और एज सर्टेन है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बायर पर जब, पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे लिखा हो कंडक्ट ऑफ द पार्टी और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यहां तक ओके था। और गुड्स अगर अनसर्टेन है तो पहले उसको क्या करो, एंड देन फिर कौन से स्टेट में डालो? डिलीवरेबल स्टेट कॉमन है हर जगह पे। डिलीवरेबल स्टेट मतलब सर सेलर बाउंड होगा हर वो काम करने के जिसके लिए वो लाइबल है। गुड्स का वजन करना हो, पैक करना हो, जैसे वो कारपेट वाला बताया, वो लेड करना हो मतलब लगाना हो, वो सब सेलर लाइबल है। ओनरशिप उसके बाद ही ट्रांसफर कर सकते हो। बोलो ओके। तो अल्टीमेटली बात क्या है? गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? पहली बात गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन होगा, और दूसरी बात वो कौन से स्टेट में जाएगा? डिलीवरेबल स्टेट में जाएगा। स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अगर स्पेसिफिक गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में हुआ तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब क्या बनाया हो? कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हो। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में बाद में लाया जाएगा, जैसे लैपटॉप, कोई एक्टिविटी करने के बाद, तो फिर जब वो एक्टिविटी हो जाएगी तब डिलीवरेबल स्टेट में होगा। या डिलीवरेबल स्टेट में तब आएगा जब प्राइस एसर्टेन होगा, और प्राइस कब एसर्टेन होगा? जब वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे वो कारपेट बिछेगा, फिर नापेंगे, फिर बताएंगे प्राइस क्या है। बोलो ओके। अरे बताओ यार, अभी हो रहा है ओके। फिर हमने बात करी एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब मेरे प्यारे बच्चे यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और एक बायलैटरल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? और ये होता है विद द कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर, आपस में वो बातें करते हैं। वही तो देखो, मैंने इस भाई का, अयान का, आर्यन आर्यन का जो है वो शर्ट, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो शर्ट खरीदने का यही प्रोसेस है। कहीं भी आप जाएं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं, कोई छोटे मोटे की बात नहीं, जैसे दूध लेने जाते हैं, बहुत सिंपल है, उसमें भी एक थोड़ा बहुत एप्रोप्रिएशन होता है कि भैया दूध है, काउ मिल्क, हाँ भैया है, कितना चाहिए? 2 लीटर दे दो। आपने पैसे दिए, उसने कहा खुले नहीं है, पेटीएम कर दो भैया, हाँ कर दो। आपने पेटीएम किया, वो पीछे गया, वो दूध ले आया, आधे आधे लीटर के 4 पाउच। आप कहते नहीं भैया 1-1 लीटर वाला दो। अच्छा ठीक है, हो गया, 1-1 लीटर वाले 2 ले आया। दिस इज क्या? ये यहां भी तो थोड़ा बहुत एप्रोप्रिएशन हो ही रहा है। हर सेल में एप्रोप्रिएशन होता है, कहीं भी चले जाए आप। ठीक है। अब अगला टॉपिक ये कहता है व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर कोई गुड्स अप्रूवल बेसिस पर बेचा गया है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब बायर जिसने लिया है वो तय समय में, रीजनेबल टाइम में, अगर तय समय नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, तो रीजनेबल टाइम में इंटीमेट कर दे, या वो इंटीमेट ना करे, या गुड्स पे स्क्रैच मार दे। बोलो ओके। अरे बोलो। अब बताओ जी अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसमें मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। करें आगे? कोई पूछना है किसी बालक को?
नहीं पूछना? चलो, टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सेलर्स राइट टू डिस्पोजल, सेक्शन नंबर 25। सेलर का अधिकार है, सेलर का राइट है गुड्स को क्या करने का? डिस्पोज करने का। मतलब अगर डिस्पोज करते वक्त सेलर कोई कंडीशन पुट करे तो ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक बायर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेता। और अगर सेलर कोई कंडीशन फुलफिल कोई पुट ही ना करे कंडीशन, मतलब सेलर ने विदाउट राइट ऑफ डिस्पोजल गुड्स डिलीवर्ड कर दिया। बोलो हाँ या ना? सेक्शन 25 है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, ये कहता है कि अगर सेलर पुट करता है व्हाट कंडीशन, तो हेयर प्रॉपर्टी डज नॉट ट्रांसफर अनलेस कंडीशन इज व्हाट। और अगर सेलर डज नॉट पुट कंडीशन देन प्रॉपर्टी ट्रांसफर एज पर द नॉर्मल रूल्स, जो ऊपर हमने पढ़े। तो एक बात और आ गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में आपका एक राइट ऑफ डिस्पोजल भी हमेशा आपको चेक करना है, सेक्शन 25। अब ये राइट ऑफ डिस्पोजल होते क्या है? आप में से कोई बताएगा? मैं बता चुका हूं इसीलिए पूछ रहा हूं। राइट ऑफ डिस्पोजल जो सेलर का है वो यूज कर रहा है, उसका एक एग्जांपल दे दो। सब बोलो, बोल बेटे। बस आता तुम सबको है, बताते नहीं हो बस। सेलर ने बायर को जब गुड्स सेल किया तो सेलर ये बात बोलता है कि मेरे भाई गुड्स डिलीवर्ड जब होगा पेमेंट दे दियो। पेमेंट देगा तो फिर डिलीवरी भी दूंगा, ओनरशिप भी दूंगा। पेमेंट नहीं देगा, डिलीवरी भी नहीं दूंगा, ओनरशिप भी नहीं दूंगा। और गलती से डिलीवरी हो भी गई तेरे पास तो तेरे से वापस ले लूंगा। बोलो ओके। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कभी भी पेमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये बात मैं आपको इतने दिनों से समझा रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर मैंने यह कंडीशन रखी हुई है तो फिर ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं होगी, अगर कंडीशन रखी हुई है तो। इसीलिए ये कंडीशनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ डिस्पोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली सेलर, जो अच्छा सेलर होता है ना, जिसको जो घाट घाट का पानी पिया हुआ होता है, एक तो नए सेलर होते हैं, उनको ज्यादा कुछ नए नए आए पता नहीं होता, बायर बड़ा मूर्ख बनाता है। लेकिन जो घाट घाट का पानी पिए हुए सेलर है वो साफ साफ बोल देते हैं क्या? भाई पेमेंट करना, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पेमेंट नहीं करोगे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। आ गया समझ में? ये कहते हैं पुट्स कंडीशन। अगर सेलर ने कंडीशन डाली तो उसका राइट ऑफ डिस्पोजल आ गया। तो हेयर प्रॉपर्टी डज नॉट ट्रांसफर अनलेस कंडीशन इज व्हाट फुलफिल्ड। तो यहां प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। और अगर सेलर ने कोई कंडीशन पुट नहीं करी, डज नॉट पुट कंडीशन, देन प्रॉपर्टी ट्रांसफर एज पर नॉर्मल रूल्स एज देयर इज नो राइट ऑफ व्हाट डिस्पोजल। तो नॉर्मल रूल से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, कोई राइट ऑफ डिस्पोजल यहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है? किसी बालक को कोई दिक्कत? सेक्शन 25 तक बोलो। कुछ पूछना हो तो पूछो, चलो। कुछ नहीं पूछना? चलो अगला पॉइंट, जनरल कॉन्सेप्ट। एक ही क्वेश्चन, गुड्स से रिलेटेड रिस्क जो है वो कौन बियर करने वाला है? ओनर। पहली दृष्टि में इसको कहते हैं प्राइमा फेसी। पहली दृष्टि में कभी भी गुड्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उस समस्या को के लिए जिम्मेदार जो है वो कौन होता है? वो ओनर होता है, ऑलवेज ओनर होता है। क्लियर है? ऑलवेज ओनर होगा। तो बिकॉज रिस्क फॉलोज ओनरशिप, बिकॉज रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जनरल कंसेप्ट है द ओनर ऑफ द गुड्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज ऑफ द गुड्स। क्लियर है? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके मैं आपको दो एक्सेप्शंस बताऊंगा। द सिचुएशन जहां पर ओनर विल नॉट बी लाइबल। क्लियर है? जनरल कंसेप्ट क्या है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप, द ओनर विल बी लाइबल। बट देर आर सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1 ध्यान से सुनना।
सेलर ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया तो वो तो फ्रॉड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जाएगा। सुनना, पहले मैं बता देता हूँ फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? सुनना, आप में से कोई दिल्ली से बाहर का है? जैसे कोई, कहाँ से हो बेटे? झांसी से। तेरा नाम बोलिए एक बार। शिवा। शिवा मेरा झांसी भाई, शिवा भाई झांसी से है। और थोड़ा सा उल्टा उल्टा हो गया। मान ले शिवा झांसी में अपना एक बिजनेस ओपन करना चाहता है, कौन सा बिजनेस करेगा? अगर ऑलरेडी है कपड़ों का व्यापार, बहुत बढ़िया, इसी पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? किसके पिताजी का है क्या? रिटेल में या होलसेल? रिटेल में। होलसेल में कहाँ से लाते हैं सामान? सूरत से आता है। सूरत से थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव हो जाता है ना, वहाँ पे क्वालिटी भी सही होती है, ठीक है? तो कपड़ों का व्यापार है, तो इसी पे एग्जांपल दूंगा। बढ़िया, मान लो कि शिवा ने अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर कर लिया है और शिवा बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। अभी जितने भी प्रोडक्ट बेचते हैं, मुझे नहीं पता क्या बेचते हैं, और ये चाहता है शिवा की और कुछ प्रोडक्ट ऐड करें। तो शिवा ने सोचा कि भाई दिल्ली में टैंक रोड पर, कहाँ पर? टैंक रोड करोल बाग के पास जो है जीन्स मिलती है अच्छी क्वालिटी की, होलसेल में बहुत अच्छे प्राइस पे। तो शिवा जो है झांसी से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आता है, वो टैंक रोड जाता है, शिवा टैंक रोड पहुंचता है और वहां से वो 1,000 जीन्स जो है वो परचेज करता है। क्या परचेज करता है? 1,000 जीन्स शिवा ने परचेज कर ली। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। तो जब 1,000 जीन्स शिवा परचेज करता है, तो परचेज करते वक्त शिवा एक बात बोलता है, देखो जी सुनो, ये पेमेंट है मेरी तरफ से, और वो ओनरशिप भी शिवा को देता है। शिवा कहता है देखो जी, मैं पेमेंट तभी करूंगा, ओनरशिप तभी लूंगा जब ये सामान को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लेते हो, क्योंकि मुझे पता है दिल्ली दिल वालों की नहीं, चोर वालों की है। तो शिवा को दुकानदार अब सेल करनी है भाई, कंडीशंस भी माननी पड़ती है। हमेशा सेलर का राइट ऑफ डिस्पोजल थोड़ी होता है, बायर का भी होता है। तो बायर सेलर ने बोला ठीक है शिवाजी, पेमेंट आप दीजिए, ये पकड़िए ओनरशिप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक आपका सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। तो चलो एक क्वेश्चन, सामान किसकी कस्टडी में है अभी? उस सामान का ओनर कौन है? जनरली गुड्स से रिलेटेड रिस्क कौन बियर करता है? जनरली बायर। लेकिन अब देखना यहाँ कौन करेगा। अब सुन तो लो एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, टैंक रोड से एक गाड़ी में भरकर सामान जो है वो लेकर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। रास्ते में बंगला साहिब की रेड लाइट पर गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और इसी बीच में कुछ चोर आते हैं और वो सामान पीछे से पार करके ले जाते हैं। शिवाजी आप जिम्मेदार हो गए या सेलर? आगे समझ में, क्योंकि यहाँ पर एक सेलर बायर में स्पेशल एग्रीमेंट हुआ है। ओके, कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो झांसी में कहाँ पे है शॉप? मेन मेन मार्केट में ही है। कितने साल से? अब थोड़ा कस्टमर कम हुआ है ऑनलाइन की वजह से, तो उस बिजनेस को और थोड़ा चेंज करके ऑनलाइन पे भी कर दो। ऑफलाइन तो चलने दो, ऑनलाइन भी चलने दो। आजकल ऐसे ही हो रहा है, ये बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है ऑनलाइन बिजनेस का। नए नए लोग घर पे बैठ के बड़े व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। पहला पॉइंट ओके, अब दूसरा पॉइंट। सेलर ने बायर को सामान दिया, नहीं ओनरशिप दी, सामान नहीं दिया। मान लो एक बायर है, वो कोई सामान खरीदने गया सेलर के पास, जैसे कि मैं खरीदने गया एक एयर कंडीशन, ठीक है? तो मैंने पेमेंट करी, और पेमेंट करने के बाद एयर कंडीशन की ओनरशिप जो है वो किसको मिल गई? मुझे मिल गई। यहां तक ओके। अब एसी अपने यहाँ पर लाद के तो मैं लेकर नहीं आऊंगा। उसने बोला सर एसी की डिलीवरी आपको कल मिल जाएगी, कल शाम तक आपके यहाँ एसी पहुंच जाएगा और सेम डे आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ओनर कौन है?
बायर। ओनर कौन है अभी? बायर। ओनरशिप मिल चुकी है। लेकिन जो सामान रात में सेलर ने सामान को ऐसी जगह पे रख दिया जो कि अनसेफ एरिया था, विदाउट सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं था वहां पे, अनसेफ जगह पर सामान रख दिया सेलर ने। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर वो सामान रात को चोरी हो गया, किसका नेग्लिजेंस है? कौन लाइबल होना चाहिए? ओनर कौन है? आ गया समझ में? तो दो सिचुएशन है जहां पर ओनर लाइबल नहीं होता, बट जनरली ओनर ही लाइबल, पहली दृष्टि में ओनर विल बी लाइबल। देखो, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, कह रहा रिस्क फॉलोज ओनरशिप अनलेस अदरवाइज एग्रीड, द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क until the property therein is transferred to the goods are at buyer's risk whether delivery has been made or डिलीवरी उस पे आई या नहीं आई, गुड्स बायर का रिस्क होता है हमेशा, क्योंकि बायर कौन है उस गुड्स का? द रूल इज सब्जेक्ट टू टू क्वालिफिकेशन। तो दो क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला, तो जो एग्जांपल मैंने दिए दोनों के यहां पर पॉइंट आएंगे। पहला, इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द seller or buyer, the goods shall be at the risk of the party in default as regard loss which might not have been arisen but for the default। यहां पर सेलर का क्या रहा? क्या मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 एसी वाला इससे मैच नहीं कर रहा? यहां पर सेलर का क्या रहा? नेग्लिजेंस रहा। पहला हो गया। दूसरा, द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ सेलर और द बायर एज बैली। बैली कौन होता है? गुड्स का। तो जब शिवा ने टैंक रोड से 1000 जीन्स खरीदी तो ओनरशिप किसके पास पहुंची? शिवा के पास। लेकिन अभी वो गुड्स की कस्टडी किसके पास थी? सेलर के पास। तो जिसके पास गुड्स की कस्टडी होती है, ओनरशिप नहीं होती, उस बंदे को क्या कहते हैं? बेलर। हाँ सॉरी, बेली। और जिसने कस्टडी दी है उसको बेलर कहते हैं। ऑल वेल। तो अभी सेलर पे एज बेली गुड्स था और वहां पर वो कोई चोरी वोरी हो जाती तो कौन लाइबल होगा? तो जैसे वही रेलवे स्टेशन वाला मैंने एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। बोलो ओके है? कोई दिक्कत है? ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक कितने पॉइंट करे हैं? यस। तो मैंने अभी तक आप लोगों को टोटल 7 पॉइंट जो है वो बता दिए हैं। वो 7 के 7 पॉइंट एक बार हम रिवाइज करेंगे, देन फिर 8वें पॉइंट पे जाएंगे। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने बताया यूनिट नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स में सबसे पहला बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहां पर गुड्स की डिलीवरी या प्राइस कब मिल रहा है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे। क्यों इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स से रिलेटेड लॉस या रिस्क कौन बंदा बियर करता है? जो उस गुड्स का क्या हो? ओनर हो। अगर गुड्स की डिलीवरी करते वक्त किसी पार्टी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो क्या करेंगे? तो डिफॉल्टिंग पार्टी विल बी लाइक। गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? तो बेटा अनएसर्टेन गुड्स की ओनरशिप तो तभी ट्रांसफर होगी जब वो गुड्स पहले क्या कर लिया जाएगा और कौन से स्टेट में डाला जाएगा। लेकिन अगर गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन होगा तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में जो लिखा होगा वो देखेंगे, पार्टीज के कंडक्ट में क्या होगा और केसेस का सर्कमस्टांसेस क्या होगा। और वेल, और साथ में वो गुड्स कौन से स्टेट में आना चाहिए? वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आना चाहिए। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेलर ने हर वो चीज कर ली जिसके लिए वो लायबल है, जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बल्क, वेट मेजरमेंट, पैकिंग ऑफ गुड्स, और अब बायर लायबल होगा उस गुड्स की ओनरशिप डिलीवरी लेने के लिए। अल्टीमेटली सिंगल वर्ड में अगर बोले तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब होती है? अगर स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स होगा और साथ में वो गुड्स कौन से स्टेट में होगा?
तो इन दो सिचुएशन को मानेंगे तभी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यहां तक ओके। फिर अगली बात हमने करी कि स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, तो ये डिपेंड करता है गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट कब है। तो अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ऑलरेडी है तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। पहली बात ओके। अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना है बाद में तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ले आए। अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स है जिस पे अभी प्राइस सर्टेन नहीं है तो फिर डिलीवरेबल स्टेट तब बनेगा जब प्राइस पहले क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। 3 पॉइंट ये हो गए। फिर मैंने कहा एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा मेरे एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स। हम गुड्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इट इज व्हाट, इट इज बायलैटरल प्रोसेस। और ये इसका जो कंप्लीशन है वो कब होता है और कैसे होता है, इसका कंप्लीशन होता है, एक बायलैटरल प्रोसेस है जब दोनों पार्टी आपस में क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं, तब इसका कंप्लीशन होता है। बोलो ओके। तो अगली बात है ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, अगर गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पर बेचा है तो। अगर आपने गुड्स अप्रूवल बेसिस पर बेचा है तो गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब बायर इंटीमेट कर दे किसको, सेलर को। जब बायर गुड्स को रिटर्न फेल्स टू रिटर्न द गुड्स विद इन फिक्स टाइम या विद इन रीजनेबल टाइम, या बायर ने उस गुड्स पर कोई स्क्रैच कर दिया। फिर बात होती है सेलर के राइट ऑफ डिस्पोजल की। राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब सेलर ओनरशिप तब ट्रांसफर करेगा जब सेलर ने जो कंडीशन लगाई है बायर उस कंडीशन को फुलफिल कर देता हो, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, वरना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो सेलर पे दो ऑप्शन होते हैं, वो या तो कंडीशन पुट कर दे या तो वो कंडीशन पुट ना करे। फिर बात होती है रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी। तो बेटा मेरे प्राइमा फेसली रिस्क जो है वो किसका होता है, ओनर का होता है, बिकॉज रिस्क ऑलवेज फॉलोज व्हाट, ओनरशिप। लेकिन ये पहली दृष्टि में, पहली दृष्टि मतलब प्राइमा फेसी। क्लियर है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर नेग्लिजेंस जो है वो सेलर की तरफ से, या कोई स्पेशल एग्रीमेंट बना है सेलर और बायर के बीच में, देन द पर्सन जिसका नेम उस स्पेशल एग्रीमेंट में होगा या जिसने नेग्लिजेंस किया विल बी पर्सनली लाइबल, वहां ओनर विल नॉट बी लाइबल। बोलो ओके। कोई समस्या, क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, थोड़ा सा बताऊंगा समय के अकॉर्डिंगली। टॉपिक है मेरा ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। क्या कोई नॉन ओनर, मैं अगर इस फोन का ओनर नहीं हूं तो क्या मैं इसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर सकता हूं? जनरली नहीं कर सकता। जनरल कंसेप्ट ये कहता है, एक वर्ड है लैटिन वर्ड नेमो दैट क्योर्ड नॉन हैबिट। नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, या नो वन कैन गिव समथिंग टू अदर्स विच ही हिमसेल्फ नॉट वैल्यू। क्या मैं तुम्हें वो चीज दे सकता हूं जो चीज मेरे पास नहीं है? बोलो, नहीं दे सकता। जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? इफ आई एम नॉट ओनर ऑफ द गुड्स देन इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं तुम्हें ओनरशिप ट्रांसफर करूं, बट दिस इज जनरल कंसेप्ट। तो जब बात जनरल कंसेप्ट की होती है मेरे दोस्त, ऑलवेज जनरल कंसेप्ट के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं लॉ के अंदर। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बताया जनरली रिस्क फॉलोज ओनरशिप। ऑल वेल, ठीक है। तो अगला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। तो जनरल रूल कहता है द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द buyer for goods than he himself has. If seller is not the owner of the goods then the buyer also not become the owner. अगर seller owner नहीं है buyer भी owner नहीं बन सकता है।
और ये लैटिन प्रोवर्ब है जिसका नाम है नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट। इट मींस नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। नो वन कैन गिव समथिंग टू अदर्स विच ही हिमसेल्फ नॉट वैल्यू। मैं तुम्हें वो चीज दे ही नहीं सकता जो मेरे पास नहीं है। बोलो यहां तक ओके? बट ये एक जनरल कंसेप्ट है, और जब बात जनरल कंसेप्ट की आती है तब उस चीज के क्या आ जाते हैं? एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। तो बच्चों एक्सेप्शंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज हम यहीं रोकते हैं, समय हो चुका है। ऑल वेल, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।